हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एचएसएससी पीवाईक्यू साइंस की जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमारी ये केमिस्ट्री की पहली वीडियो है। इसके अलावा हमने फिजिक्स और बायोलॉजी की भी सीरीज शुरू कर रखी है। इनके अंदर हम एचएसएससी में पूछे गए 10 से 12 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे उनके अंदर जो साइंस आई थी उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय, यानी कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो ये दिया था मोसले ने। पहला ऑप्शन हमारा मेंडलीफ है। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का जनक। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का इसको हम फादर बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसने पीरियोडिक लॉ भी दिया था, पीरियोडिक लॉ भी इसी ने दिया था। अगर पूछे पीरियोडिक लॉ किसने दिया था तो हम लिखेंगे मेंडलीफ ने। अगर पूछे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो वो होगा हमारा मोसले। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऐसे, तो ये हमारे होते हैं 18 कॉलम, 18 कॉलम। और अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इधर होते हैं हमारे 7 पीरियड। और ये जितने भी एलिमेंट हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हमने इनको ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ब्लॉक के अंदर। और ये ब्लॉक कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने जो एलिमेंट हैं, हमारे जो तत्व हैं, उनको अरेंज किया है एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। डोबेराइनर इसने क्या किया था? इसने एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में बांटा था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा न्यूलैंड, इसने क्या किया था? इसने 8 के ग्रुप में बांटा था। न्यूलैंड्स ने जितने भी एलिमेंट खोज हुए थे उनको 8-8 के ग्रुप में बांटा था, और डोबेराइनर ने इनको 3 के ग्रुप में बांटा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? मैंने अभी बताया था, जैसे हमारा ये पहला नंबर है, अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो टोटल 18 कॉलम है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो टोटल 7 पीरियड हैं। यानी कि कितने हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड? 7। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो ये हो जाएंगे हमारा 18 वर्ग, यहां से लेके यहां तक टोटल 18 वर्ग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है हमारी लिथियम। और पूछे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम, ओस्मियम। ये क्या है? सबसे भारी धातु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु, अभी हमने किया था ओस्मियम क्या है? हमारी सबसे भारी धातु है, धातु यानी कि मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? पहले हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता क्या है, या ऐसे समझो इसको, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकता हो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हमारा ये हो जाएगा सी एस। सी एस को बोलते हैं हम सीजियम, सीजियम। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो तो इलेक्ट्रॉन देता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्ट गैस आर इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? देखो, जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उसमें क्या था? 1 से लेके इधर तक 18 क्या थे? हमारे कॉलम थे। और 1 से लेके नीचे तक 7 हमारे क्या थे? पीरियड थे। तो ये कह रहा है कि 1 से लेके 18 तक के ग्रुप के अंदर ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर इनर्ट गैस है? तो हमारा जो लास्ट वाला ग्रुप होता है 18वां, इसके अंदर क्या होती है? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। और इनको इनर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, अक्रियाशील होती हैं। ये रिएक्शन नहीं करती जल्दी सी, नॉन रिएक्टिव। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हीलियम,
नियोन और आर्गन। ये कुछ एग्जाम्पल है, ही, नी और यानी कि हीलियम, नियोन और आर्गन। ये कैसी गैसेज हैं? ये नॉन रिएक्टिव गैसेज है, इसलिए इनको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये लास्ट में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, ये डी ग्रुप में पूछा गया था। नेक्स्ट है हेलोजन वर्ग क्या है? ये हमारी 1 से लेके 18 तक के जो जितने भी हमने कॉलम पढ़े थे उसमें जो 17 वाली लाइन है उसके अंदर होते हैं, ऐसे नीचे तक। इनके अंदर हमने क्या पढ़ा था? 18वें के अंदर हमने पढ़ा था इनर्ट गैस, और जो 17 ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन होते क्या हैं? ये होते हैं हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल अधातु, यानी कि ये बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं ये। तो कौन से ग्रुप के अंदर है ये? 17वें ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्षार धातुएं किस वर्ग में आती हैं? जो क्षार धातुएं होती हैं वो हमारे पहले पहले वर्ग में आती हैं, जैसे हमने पढ़ा था 1 से लेके 18 तक। तो ये जो पहला पहला वर्ग है इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स या क्षार धातुएं, ये हमारे पहले वर्ग के अंदर आती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ऐसे ये इनके सिंबल हैं। ये हाइड्रोजन, ये लिथियम और ये सोडियम, Na सोडियम का सिंबल होता है और ये K पोटासियम का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कली अर्थ मेटल्स कौन से ग्रुप में होती हैं? तो ये हमारी होती हैं 1 से लेके जो 18 तक हम पढ़ रहे हैं, ये दूसरे ग्रुप की होती हैं। दूसरे ग्रुप के अंदर जितने भी नीचे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे, तो ये दूसरे ग्रुप के अंदर होती हैं। और इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो मेटल होते हैं, ये जो मेटल हैं, ये जब इनके अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और जब ये मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करवाएगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बना देंगे? ये एल्कली बन जाएंगे, एल्कली यानी कि क्षार बन जाएंगे ये, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस का नहीं है, ये पीजीटी का है, ये COD ग्रुप में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन लेंथेनॉइड सीरीज इज, यानी कि लेंथेनॉइड जो सीरीज है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? ये होते हैं हमारे 14। अब ये लेंथेनॉइड सीरीज होती कहाँ पीरियोडिक टेबल में? हमने ऐसे पढ़ा था 1 से लेके यहाँ 18 तक क्या थे? हमारे कॉलम थे, और 1 से लेके 7 तक हमारे क्या थे? पीरियड थे। तो जो हमारा 6th पीरियड होता है, यहां से जो 6th पीरियड होता है उसके अंदर हमारे ये लेंथेनॉइड्स आते हैं, लेंथेनॉइड्स। और जो हमारा 7th पीरियड होता है उसके अंदर आते हैं हमारे एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड। इसके अंदर भी 14 एलिमेंट हैं और एक्टेनॉइड के अंदर भी 14 एलिमेंट हैं। टोटल कितने तत्व हैं? 14, और इसके अंदर भी 14 तत्व हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टेनॉइड, यही क्वेश्चन हमने अभी किया था। ये एक्टेनॉइड, इसके अंदर 14 एलिमेंट होते हैं, और ये किस में आता है? 7th पीरियड में आता है, ये 7th पीरियड में आता है। 6th में क्या आता है? 6th में आता है लेंथेनॉइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? देखो, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसको हमने ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था S, P, D और F। ऐसे समझो, ये वाला जो ग्रुप होता है इस साइड वाला, इसको S बोलते हैं, बीच वाले ग्रुप को हम बोलते हैं D, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं P, और जो नीचे जो होते हैं एलिमेंट उसको हम बोलते हैं F। इस 1 से लेके यहां तक टोटल 18 कॉलम होते हैं, और इस 1 से लेके नीचे तक टोटल 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है बाहर से। तो ये कह रहे हैं एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है? तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट है 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे समझो, हमारे पास एक होता है मेटल और एक होता है हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक गुण होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो ये मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उसके पास फालतू होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन
डोनेट करेगा, और नॉन मेटल क्या करेगा, इसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये रिसीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये इलेक्ट्रॉन को देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफर होने के बाद ये मेटल और नॉन मेटल दोनों मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और क्लोरीन के पास एक की कमी होती है, तो जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो हमारा नमक बनता है NaCl। ये इलेक्ट्रॉन इसको परमानेंट ट्रांसफर कर देगा, और जब ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, जो बंध बना है, उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और ये जो बना है NaCl, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड, क्योंकि जब एलिमेंट और एलिमेंट मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, और इस कंपाउंड का नाम है आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो बनता है आयोनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया जाए, बांट लिया जाए, तो तब बनेगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बनता है नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो ये बन जाएगा हमारा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl में कौन सा बॉन्ड है। हमने अभी पढ़ा था, ये जो Na होता है इसके ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, और ये ट्रांसफर कर देगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, नमक का फार्मूला बन जाएगा ये NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हमारा H2O में कौन सा बंध है, यानी कि कौन सा बॉन्ड है H2O में। अब देखो, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई मेटल और नॉन मेटल जुड़ रहा है तो उसके अंदर बनेगा आयोनिक बॉन्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंध का उदाहरण, यानी कि एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो जाएगा हमारा वाटर, यानी कि पानी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट है हमारा, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है क्योंकि। देखो, जो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसी के कारण जो हमारी बर्फ होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है, किससे कम होती है, पानी से। एक चीज और याद रखो, अगर किसी वस्तु की डेंसिटी कम है पानी से तो वो वस्तु तैरेगी, फ्लोट करेगी। अगर किसी वस्तु की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी, ये भी याद रखना। तो इसमें हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, NH3 की ज्योमेट्री शेप कैसे है। इसको देखो, ये हमारा N होता है, इसके पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे, H, H और H, यानी कि त्रिकोणीय ये बना देगा, त्रिकोणीय पिरामिडीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O की ज्योमेट्री कैसे होती है। H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, तो ये ऐसे जुड़ता है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये V शेप में इसकी आकृति हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH4, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीथेन। इसकी ज्योमेट्री हमें बतानी है। यहाँ पे C है, इसके चारों तरफ H होते हैं, इधर भी H, इधर भी H, ऊपर भी H और नीचे भी H, यानी कि चारों तरफ H है इसमें। तो ये कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, 4 टेट्राहेड्रल हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा CO2 की ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री ऑफ CO2 को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे समझो, इधर C है, इधर O है और इधर O है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो एक रेखा में होती है, यानी कि लीनियर होगी हमारी।
अब ये होती कैसे है, इसको इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, 1 2 3 4 आखिरी सेल के अंदर। और ऑक्सीजन के पास आखिरी सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और फिर यही जो ऑक्सीजन इसके पास भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने करने हैं, 8। किसी भी इलेक्ट्रॉन के आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 4 तो इसके पास है ही, तो इसको 4 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये 2 इधर से ले लेगा ये वाले, और 2 इधर से, कार्बन के 8 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाले 2 जो हैं ये ऑक्सीजन ले लेगा इधर से ऐसे, सेम एज इट इज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 हैं, इसको भी अपने 8 पूरे करने हैं, तो यहाँ से ये 2 ही ले लेगा ऐसे। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ऐसे, ये शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे 2, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। देखो ये जो मैंने डबल बॉन्ड लगाए हैं ना, ये इसके हैं, ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला। ये जो डबल बॉन्ड है ये पहले वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो इसकी ज्योमेट्री शेप कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा में है, तो ये लीनियर हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिथमस को लाल कौन कर देता है। देखो एक हमारा होता है लिथमस पेपर, लिथमस पेपर। ये पेपर हमें बताता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है, यानी कि अम्ल है या क्षार है। अगर इस लिथमस पेपर के ऊपर एसिड डाल दिया जाए तो ये लिथमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर इस लिथमस पेपर के ऊपर बेस डाल दिया जाए, बी से बेस और बी से ब्लू, ये ब्लू हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि टर्न्स ब्लू लिथमस रेड, नीले लिथमस को लाल कर देगा। लाल कौन करता है, एसिड करता है, तो हमारा हो जाएगा एसिड। फिर कह रहा है लाल लिथमस को नीला कौन कर देता है, नीला कौन कर देगा, ये हमारा कर देगा बेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। पहले इसको समझो, पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या है। इसको हम ऐसे मानते हैं, ये हमारी एक लाइन है, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 14 होता है। ये जो 7 होता है, अगर किसी का पीएच 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, यानी कि वो ना तो एसिड है ना ही बेस है। जैसे ही हम 7 के इधर जाएंगे, 7 के इस साइड में जाएंगे, तो एसिडिक लेवल बढ़ता जाएगा। उधर क्या बढ़ते हैं, एसिड, और इधर क्या बढ़ेंगे, बेस बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं कि अगर बोल दूं किसी का पीएच 3 है, तो इस साइड बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे इस साइड बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक है। और अगर 7 से इस साइड बढ़ रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 10 कह दूं, किसी का पीएच 10 है, तो वो क्या है उस साइड, बेस। तो ये कह रहा है कि दूध का पीएच कितना होता है, तो ये होता है 6.6, यानी कि ये हल्का सा एसिडिक होता है। और दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड दूध के अंदर होता है। और दूध का जो फैट मापते हैं, डायरी के अंदर जब दूध लेके जाते हैं उसके अंदर फैट मापते हैं, तो उसके अंदर जो मीटर होता है दूध के अंदर फैट मापने का, तो वो होता है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। और दूध को दही में जब कन्वर्ट किया जाता है तो कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो ये जो लैक्टो वर्ड है ये दूध के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 होता है, यानी कि ना तो ये एसिडिक होता ना ये बेसिक होता है। जैसे मैंने बताया था, ये जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, इधर बीच में 7 न्यूट्रल, और इधर 14 ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इधर बेस की मात्रा बढ़ती है, जैसे ही हम इधर जाएंगे और उधर जाएंगे तो हम एसिड की मात्रा बढ़ेगी, एसिड। जैसे अगर किसी का मैं बोल दूं पीएच 2 है, किसी का 8 है, किसी का 12 है, किसी का 5 है, तो 7 से लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो एसिडिक हैं, यानी कि 2 और 5 ये क्या है, ये दोनों एसिडिक हैं। और 7 से इस साइड क्या है, ये बेस है, ये क्या है, बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है। नेक्स्ट है हमारा पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड एज, ये 7.4 होती है, यानी कि हल्की सी बेसिक होती है, ये बेसिक होता है हमारा।
खून नेचर में। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ निकलता है और कैसे क्या होता है? देखो, हमारा जो स्टमक होता है, अमाशय जो होता है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि ग्रंथि होती है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये कौन सा जूस निकालती है? गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 4 चीजें निकलती हैं। पहली कौन सी है? सबसे पहले है रेनिन। रेनिन ये केवल बच्चों के अंदर पाया जाता है, छोटे छोटे बेबीज के अंदर पाया जाता है। और ये काम क्या करता है? जब ये माँ का दूध पीते हैं, क्योंकि 6 महीने तक तो माँ का दूध ही पीते हैं, तो उसको ये पचाने में हेल्प करता है, रेनिन। नेक्स्ट, इसके अंदर होता है म्यूकस, और एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद होता है पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और HCl क्या करता है? जो हमारा भोजन हमने खाया था उसको तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करेगा। हमारे स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है। अब पेट के अंदर, ये स्टमक के अंदर HCl रिलीज होगा तो ये स्टमक को भी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूकस क्या है? एक लेयर है हमारे पेट के अंदर, वो क्या करती है? वो HCl से हमारे स्टमक को बचाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा Na2CO3 10H2O, या इसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो ये जो पीओपी होती है हमारे घर के अंदर होती है, छत के ऊपर करवाई जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा CaSO4 और हाफ H2O, हाफ H2O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पीओपी और जिप्सम का लगभग सेम ही होता है, लेकिन इसके अंदर 2H2O ऐड हो जाता है, 2H2O, यानी कि CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। ये तो है हमारा जिप्सम। अगर पीओपी का पूछे तो इसी में कर दोगे CaSO4 हाफ H2O, यानी कि इसके अंदर जो ये जो होता है ना लास्ट में हाफ H2O, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर ये कम हो जाता है, ये जो पीओपी है इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मात्रा कम हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी कि कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका दूसरा नाम भी है एक और, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके 2 नाम हैं, एक तो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और एक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा खाने का सोडा क्या कहलाता है? यानी कि जो कॉमन साल्ट नमक होता है, ये तो NaCl सबको पता है। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को जब हम ट्रांसफर करते हैं तब क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा फॉर्मूला होता है कास्टिक सोडा का, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है सोडियम क्लोराइड। ये हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया क्या है? पहले इसको समझो। इसके अंदर हमारा जो HCl है और HNO3 है, इसको मिलाया जाता है। हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रिक एसिड, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इन दोनों को एक रेशो में मिलाया जाता है, यानी कि 3:1, यानी कि अगर मेरे पास 4 लीटर अगर मिश्रण है
तो उसमें से 3 लीटर तो मैं मिलाऊंगा HCl और 1 लीटर में मिलाऊंगा उसके अंदर नाइट्रिक एसिड HNO3 और इस घोल को हम बोलेंगे एक्वा रेजिया। और ये जो हमारे आभूषण होते हैं उनको धोने में, उनको साफ करने में ये मदद करता है। जो सुनार रखते हैं चांदी को साफ करने के लिए या सोने को साफ करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। इनका रेशियो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड डिजोल्व्ड इन एक्वा रेजिया बिकॉज। इसको ऐसे समझो, जो एक्वारेजिया होता है, एक्वारेजिया हमने अभी पढ़ा था, इसके अंदर क्या होता है, HCl होता है और नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है। जब भी हमारे पास मान लो कोई कड़ा है सोने का और ये धुलवाने चले गए हम सुनार के पास, तो जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप करेगा, डुबा देगा, तो सोने की जो ऊपर वाली परत है जो मैली हो चुकी है वो उतर जाएगी और इसके अंदर रह जाएगी। तो हमारा आभूषण बिल्कुल नया दिखेगा। ये जो परत है ये क्यों उतर जाती है, इन दोनों एसिड के कारण। तो हम याद रखेंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड ये याद रखोगे, नाइट्रोसिल इस नाइट्रिक एसिड का याद रखोगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। नाइट्रोसिल क्लोराइड के कारण इसके जो ऊपर की जो परत है वो उतर के इस सॉल्यूशन में घुल जाएगी और हमारा जो आभूषण है वो नया दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी मेटल है, ये क्रियाशील तो सारी है, ये सारी की सारी है, लेकिन इनमें से कौन सी है। तो ऐसे याद रखो, जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उसका ये जो पहला पीरियड था, इसके अंदर होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम और सीजियम। ये पहला पीरियड होता है ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ। इधर हमने 18 क्या पढ़े थे, ग्रुप पढ़े थे। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर वाला छोटा होता है एटम, ये थोड़ा और बड़ा होता है, ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है और ये थोड़ा और बड़ा। तो ऐसे जैसे नीचे जाएंगे ना तो इनका आकार बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। इसके अंदर देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, यानी कि इनके बीच में फोर्स ज्यादा है। तो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन दूर है इससे, न्यूक्लियस से, इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ से दूर है, तो इनके बीच में फोर्स कम है। क्योंकि दूरी बढ़ते भी इनके बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते जाएंगे, ज्यादा रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील होते जाएंगे। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें सीजियम सबसे नीचे है ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है। और ये जो सोडियम है, सोडियम क्या है, एक ऐसा मेटल है, ऐसी धातु है ये जो सॉफ्ट होती है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और इस सोडियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, कैरोसिन ऑयल में, कैरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, ये है प्लेटिनम, यानी कि ये रिएक्ट ही नहीं करती, बहुत कम रिएक्ट करती है, सबसे कम, सबसे कम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैग्नीशियम है हमारा वो गिव्स विच कलर फ्लेम ऑन बर्निंग इन एयर। जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, इसको जब हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जिसके अंदर भी ऑक्सीजन मिल जाएगी वो ऑक्साइड बना देगा। तो ये जलेगा बिल्कुल जैसे हमारी दिवाली पे जो फुलझड़ी होती है वो जलती है ना सफेद चमकीली रोशनी के साथ, तो ये सफेद चमकीली रोशनी के साथ जलती है। इसको हम बोलते हैं व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, सफेद रोशनी के साथ ये जलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर इसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, ये अधिक क्रियाशील है। अगर इसको हम खुले में रखेंगे तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके ये बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकालेगा और ये जलना शुरू हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? इसका फॉर्मूला होता है P4। और इसको कहाँ रखा जाता है? इसको पानी के अंदर रखा जाता है। अगर इसका यूज पूछे, यूज कहाँ किया जाता है, तो मिलिट्री के अंदर होता है ये स्मोक ग्रेनेड के अंदर, स्मोक ग्रेनेड के अंदर ये किया जाता है धुआं करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सोलवेंट फॉर आयोडीन इज। अब देखो सोलवेंट क्या होता है? दो चीजें होती है हमारा, अगर कोई मिश्रण होता है या घोल होता है, घोल जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो ऐसे समझो, मान लो हमारे पास चीनी है, शुगर है और पानी है। चीनी क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। चीनी क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। और पानी क्या है? घोल लेगा, अपने अंदर चीजों को घोल लेगा। तो जो चीज अपने अंदर चीजों को घोल लेती है उसको तो बोलते हैं सोलवेंट, जिसके अंदर चीजें घुल जाती हैं। और जो किसी दूसरी वस्तु के अंदर वो चीज घुल जाएगी उसको बोलते हैं सोल्यूट। सोल्यूट जो घुल जाए उसको सोल्यूट बोलेंगे, और जिसके अंदर चीजें घुल जाए उसको सोलवेंट बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि सोलवेंट फॉर आयोडीन, यानी कि आयोडीन किसके अंदर घुल जाएगा? तो ये होता है हमारा पोटासियम आयोडाइड। के किसका सिंबल होता है? पोटासियम का, और आई आयोडीन होता है तो आयोडाइड कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है? और क्या होते हैं पहले इनको समझो। जैसे हमारी ये धरती है, धरती के नीचे हमें कुछ चीजें मिलती हैं, तो ये जो भी चीजें धरती के नीचे मिलेंगी उनको हम बोलते हैं मिनरल, मिनरल। और ये जो मिनरल होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल पाया जाता है। जैसे मान लो ये 4 मिनरल हमें धरती के नीचे मिले, इनमें से 2 ऐसे थे, इनके अंदर क्या मिला? हमें मेटल मिला, धातु मिली, इसके अंदर मिक्स हुई। और ऐसे मिनरल जिनके अंदर मेटल मिल जाए उनको हम बोलते हैं और, अयस्क बोलते हैं, अयस्क। अब इनके अंदर मेटल नहीं था तो इनको केवल मिनरल बोलेंगे। और ये मिनरल ऐसे हैं जिनके अंदर मेटल की मात्रा पाई गई है, तो इनको हम दोनों को क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, किसका और है? यानी कि हेमेटाइट के अंदर से हमें क्या मिलता है? जैसे मान लो ये है, हमें धरती के नीचे मिला और ये हेमेटाइट था, तो इसके अंदर लोहे की मात्रा मिलेगी। तो क्या मिलेगी हमें? लोहे की मात्रा। हेमेटाइट और है ये किसका? आयरन का। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क है, या बॉक्साइट किसका और है? ये होता है हमारा एल्यूमिनियम का। यानी कि धरती के नीचे कुछ ऐसा मिलेगा मिनरल, ये सारे के सारे धरती के नीचे क्या है? मिनरल हैं, मिनरल। और कुछ मिनरल के अंदर क्या पाया जाता है? मेटल पाया जाता है। जैसे मान लो ये बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट मिला हमें, और इस बॉक्साइट से हम क्या निकाल सकते हैं? एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेलेकाइट इज और ऑफ। मेलेकाइट किसका और है? तो ये होता है हमारा कॉपर का, Cu। Cu इसका सिंबल होता है कॉपर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड। इसको ZnS भी बोलते हैं, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। चलिए हम अपनी क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।